नमस्ते छात्रों, आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी विषय का 8वीं कक्षा का दूसरा पाठ देखने वाले हैं, जिसका नाम है वारिस कौन। आप जानते कि हर माता पिता की इच्छा होती कि उनके वारिस अर्थात उत्तराधिकारी उनका चुनाव सही तरीके से किया जाए। तो इसको लेके कई सारे विवाद खड़े होते हैं, कई बार बहुत सारे झगड़े भी हो जाते हैं, या कई बार माता पिता दुविधा में पड़ जाते हैं कि हमारा सच्चा उत्तराधिकारी कौन हो सकता है। तो इसी चुनाव के संबंध में यह कहानी है, और कहानी की लेखिका है विभा रानी। तो छात्रों, लेखिका के बारे में हम सबसे पहले जानकारी ले लेते हैं। लेखिका का जन्म मधुबनी बिहार में हो गया था। वे हिंदी के सिद्धहस्त और जानी मानी लेखिका है। उन्होंने कई सारे विधाओं में लेखन किया, जैसे कि कहानी है, गीत है, अनुवाद है, या लोक साहित्य नाट्य भी है। इस प्रकार के कई सारे पुस्तक उन्होंने लिखे हैं। उनके कुछ पुस्तकें चल खुश रहो, घर अपने, या मिथिला की लोक कथा है, सोनू झा के किस्से, कहानी संग्रह, इस प्रकार के पुस्तक भी उनके हैं। आज हम देखेंगे कि वारिस का चुनाव कैसे किया गया है। इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह पाठ जो लिखा गया है, लेखिका ने खास करके बच्चों को अपने आंखों के सामने रखकर लिखा है, क्योंकि इसमें बाल मनोविज्ञान का भी विचार किया गया है। आप जानते हैं कि हर माता पिता उत्तराधिकारी चुनते समय बहुत सोच विचार करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि वारिस किसे कहा जाता है। तो हर माता पिता की एक से ज्यादा संतान अगर हो तो उनका उत्तराधिकारी मतलब उनकी जो भी जायदाद रहेगी, जैसे कि घर रहेगा, जमीन रहेगी, या अन्य संपत्ति, उनका चुनाव कैसे हो, या जो भी उनका कारोबार रहेगा उसका प्रमुख किसे बनाया जाए, उसे ही उत्तराधिकारी कहा जाता है। तो इस पाठ में एक राजा ने अपनी चारों बेटियों में से सही उत्तराधिकारी कैसे चुन लिया, यही समझाया गया है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि राजा वास्तव में बड़ी बुद्धिमान है, चतुर है, लेकिन वारिस के बारे में वह अधिक सजग और चिंतित भी है। क्योंकि अगर सही वारिस न चुना जाए तो राज्य का क्या होगा। आप उदाहरण के तौर पर देखिए, आपका घर है, आपके घर में कुटुंब प्रमुख कौन है। अब देखिए, आपके पिताजी होंगे, माताजी होंगी, दादाजी होंगे, नानाजी होंगे, या घर के कोई बुजुर्ग व्यक्ति उस परिवार के प्रमुख होते हैं। तो उनके सिर पर कितनी सारी जिम्मेदारी होती है। घर कैसे चलाना है, पैसे कैसे कमाना है, घर के कई सारे प्रश्न होते हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं, कई सारी समस्याएं उनके परिवार में आती है। तो सबके साथ जूझते हुए वे अपने परिवार को सुख प्रदान करने का प्रयत्न करते हैं। एक राजा का दिमाग भी ऐसा ही होना चाहिए, और उनके कर्म भी ऐसे ही होने चाहिए। राजा को हमेशा अपनी प्रजा के बारे में ही सोचना चाहिए। अगर राजा प्रजा के बारे में नहीं सोचेंगे तो राज्य का क्या होगा, प्रजाजनों का बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा। आज की बात अलग है। आज हमारे देश में गणतंत्र शासन व्यवस्था है। हमारे देश के प्रमुख प्रधानमंत्री जी हैं, जैसे कि वर्तमान समय में माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। वे सारे देश का कारोबार अपने मंत्रीगणों की मदद से देखते हैं। लेकिन इसके पहले जब राज्य व्यवस्था थी और देश का प्रमुख राजा हुआ करता था, या एक राजघराना उसका प्रमुख हुआ करता था, और उसी राजा को सारी प्रजा की देखभाल भी करनी पड़ती थी। लेकिन कई बार ऐसा होता कि राजा अन्यायी होते या प्रजा की तरफ पे दुर्लक्ष्य भी करते हैं। लेकिन इस कहानी में जिस राजा की बात हम करने जा रहे हैं, वे बुद्धिमान हैं और प्रजा हितैषी हैं, और इसीलिए अपनी प्रजा के बारे में हमेशा सोचते हैं। उनकी इच्छा है कि वे अब बूढ़े हो चुके हैं और उनके राज्य के लिए एक सही वारिस का होना बहुत ही आवश्यक है। तो इसके लिए वे सोच रहे हैं कि मेरी चारों बेटियों में से योग्य उत्तराधिकारी कौन होगा। इसमें सोचने वाली बात क्या है कि अगर गलत उत्तराधिकारी चुना गया तो राज्य जो है वो चौपट हो जाएगा, मतलब एक प्रकार से नष्ट हो जाएगा।
तो सही उत्तराधिकारी का चुनाव करने के लिए योग्य समय का रहना बहुत जरूरी, क्योंकि आप जैसे आपकी परीक्षा ली जाती है, मान लीजिए अगर आपको 8वीं कक्षा में से 9वीं कक्षा में जाना, तो इसके लिए आपकी परीक्षा होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक पेपर आपका होगा। देखिए, आपकी कई सारी परीक्षाएं आपके शिक्षा सत्र के आरंभ के काल में ही हो जाती है। जैसे टेस्ट होती है, यूनिट टेस्ट, उसके बाद में सत्र खत्म होगा तो एक परीक्षा होगी। आपका निरीक्षण करके भी आपको इस प्रकार के गुणगान किया जाता है, या कई बार मौखिक परीक्षा ली जाती है। मतलब हर तरीके से आपको देखा जाता है कि आप अगली कक्षा में जाने के लिए योग्य है या नहीं। तो अगर राज्य चलाना है तो उसके उत्तराधिकारी का चुनाव भी कैसे हो। जैसे भारत में क्या होता है कि चुनाव होते हैं। अगर आपको कोई जनप्रतिनिधि चुनकर देना है, मतलब कोई प्रतिनिधि चुनकर देना है, तो इसके लिए चुनाव लिए जाते हैं। लेकिन पहले भी ऐसा हुआ करता था। आज के चुनाव क्या है कि हम, अगर हमारी उम्र 18 साल पूरी हो गई तो आप वोट दे सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले राजा उत्तराधिकारी चुनता था। अक्सर राजघराने में से, मतलब राजा की जो संतान होंगी, उन्हीं में से उत्तराधिकारी चुने जाते थे। तो परिस्थिति के अनुसार वो अलग अलग नियम या परंपराएं उनकी हुआ करती थी। लेकिन उत्तराधिकारी चुनते समय बहुत सोच विचार करना जरूरी होता है। ये भी बात ध्यान में रखने योग्य है। तो देखिए, इस कहानी में राज्य का सही उत्तराधिकारी कैसे चुना गया है। तो एक राज्य था और उस राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसकी 4 बेटियां थी। अब चारों बेटियों में एक विशिष्ट अंतर भी था उम्र में। एक सबसे बड़ी थी, फिर उसकी 2-3 साल बाद एक छोटी, उसके बाद में 2 साल, इस प्रकार से बीच में अंतर था। लेकिन 4 बेटियां थी। अब राजा की उम्र हो चुकी थी, तो राजा की इच्छा थी कि उसका सही उत्तराधिकारी वे चुन ले, ताकि राज्य आगे सुचारू ढंग से शुरू रह सके। इसके लिए उन्होंने सोचा कि अपनी चारों बेटियों में से सही उत्तराधिकारी वे कैसे चुने। इसको लेके वे दुविधा में पड़ गए थे और चिंतित भी थे। उसके बारे में सोच विचार भी कर रहे थे। तो कई बार समस्या का हल सोचने से निकलता है, लेकिन हमें दिमाग का सही इस्तेमाल भी करना आवश्यक है। जैसे राजा ने सोचा और उनके दिमाग में एक युक्ति आ गई और उन्होंने सोचा कि इस प्रकार से अगर हम परीक्षण करेंगे तो सही उम्मीदवार या सही उत्तराधिकारी भी हमें मिल जाएगा। लेकिन राजा ने इसके बारे में ठंडे दिमाग से सोचा कि हमें लड़कियों का निरीक्षण करना चाहिए या किस प्रकार से उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। आपकी परीक्षा होती है, लेकिन इसके पहले आपको बताया जाता है, जैसे कि टाइम टेबल क्या है, आपकी परीक्षा होगी, इस प्रकार का सिलेबस आपके लिए रहेगा, प्रश्न का स्वरूप आपको बताया जाता है, समझाया जाता है, सारा सिखाया पढ़ाया जाता है, तब जाके आप परीक्षा देते हैं। लेकिन यहाँ राजा जो परीक्षा लेने वाले हैं वे ऐसी है कि परीक्षा ली जा रही है, ये बात चारों राजकुमारियों को बिल्कुल पता नहीं थी। तो इस प्रकार से राजा ने चतुराई से अपनी चारों बेटियों की परीक्षा ली। इसके लिए राजा ने क्या किया, एक दिन राजा ने अपनी चारों बेटियों को अपने पास बुलाया। सबके हाथ पर उन्होंने गेहूं के 100 दाने दिए और सबको कहा, देखो बेटियों, ये गेहूं के दाने आप ले जाओ, मैं 5 साल बाद इन्हें वापस मांगूंगा। बस इतना ही कहा। इसके बाद में चारों राजकुमारियां अपने अपने कमरे में, राजमहल में लौट आई और सोचने लगी कि पिताजी ने आखिर ऐसा क्यों किया। तो अब देखिए कि हर व्यक्ति की सोचने की पद्धति अलग होती है। हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार से सोचता है। एक ही घटना होती है लेकिन सोच अलग अलग हो सकती है। जैसे आप एक ही कक्षा में बैठे होते हैं, एक ही अध्यापक आपको पढ़ाते हैं, एक ही पाठ्य पुस्तक होता है और एक ही प्रकार का प्रश्न पत्र भी होता है, लेकिन फिर भी आपको मिलने वाले अंक अलग अलग होते हैं। उसी प्रकार से चारों राजकुमारियों को गेहूं के दाने मिलने पर उन दानों का उन्होंने क्या किया, ये सारी बात उनके सोच पर ही निर्भर होती है। तो सबसे बड़ी राजकुमारी थी, उसने सोचा कि इन दानों का क्या किया जाए। तो उसने उन दानों को
फिजूल की मामूली चीज समझकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। देखिए सोच देखिए, क्योंकि राजकुमारी वो सोचती कि मैं चाहूं तो कुछ भी प्राप्त कर सकती हूँ, कुछ भी हासिल कर सकती हूँ, तो इन मामूली गेहूं के दानों को मैं कब तक संभालती बैठूंगी, चलो फेंक दिया। उसने सोचा कि पिताजी 5 साल बाद शायद भूल भी जाएंगे, अगर उनको याद भी रहा तो मैं भंडार घर से अनाज लाकर उनको दे दूंगी, उनकी क्या समझ में आएगा, इतना बड़ा राजपाट वो संभाल रहे हैं, इतनी मामूली बात उनको कहां से ध्यान में रखे रहेगी। ये उसकी सोच है, इसलिए उसने दाने खिड़की से बाहर फेंक दिए। अब जो दूसरी राजकुमारी थी उसने क्या किया, दूसरी राजकुमारी ने उन दानों को संभाल के रखा, इसलिए उसने एक चांदी की डिब्बी ली, उसमें वो दाने डाल दिए, चांदी की डिब्बी को ठीक से मखमल की थैली में बंद कर दिया, और फिर उसकी जो बड़ी संदूक या संदूक थी, संदूक हम किसे कहेंगे, जो बड़ी लकड़ी की पेटी होती है उसे हम संदूक कहते हैं। अक्सर पुराने जमाने में अपनी कीमती चीजों को रखने के लिए ऐसी संदूक का इस्तेमाल किया जाता था। तो दूसरी राजकुमारी ने उस चीज को संभाल के रखा और उसने सोचा कि 5 साल बाद इसी संदूक में से निकाल कर मैं वह दाने राजा को दे दूंगी। तो देखिए दूसरी राजकुमारी की सोच कुछ अलग है, वह चीजों को संभालना जानती है। अब तीसरी राजकुमारी दुविधा में पड़ी थी और सोच विचार कर रही थी कि इन दानों का क्या करे, लेकिन उसने सोचने के लिए ज्यादा समय लिया। जो चौथी थी, सबसे छोटी थी, वो कुछ शरारती भी थी और इसीलिए उसने लापरवाही की और उसने उन दानों को भूनकर वो खा गई, क्योंकि उसे गेहूं के भुने हुए दाने पसंद थे। जैसे हम अलग अलग अनाज को भूनकर खाते हैं, जैसे कि भुट्टे, मक्के के जो भुट्टे होते हैं उनको भी हम भूनकर खाते हैं, उसी प्रकार से गेहूं के दाने भी वो भूनकर खा गए। उसने तनिक भी नहीं सोचा कि पिताजी अगर 5 साल बाद वो दाने मांगेंगे तो मैं कहां से दूंगी। मतलब वो लापरवाह किस्म की राजकुमारी थी, बिल्कुल सोचती नहीं थी। तो इस प्रकार से बिना सोचे समझे वह दाने खा गई। अब तीसरी राजकुमारी थी, वो जब अपने कमरे में गई तो वह काफी देर तक सोच विचार करती रही कि आखिर इन दानों का क्या करे, क्योंकि उसका मानना था कि पिताजी का जरूर कुछ न कुछ मकसद होगा। मकसद मतलब हेतु। तो राजा का हेतु क्या है, क्यों यह 100 दाने उन्होंने दिए, फिजूल में तो नहीं दे सकते, क्योंकि वो राज्य के प्रमुख हैं। उनके मन में आ गया आता तो बड़े सोने चांदी या जवाहरात के बड़े बड़े अलंकार दे देते हैं भेंट में। अगर गेहूं के दाने दिए तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई मकसद है। तो सोचने लगी क्या किया जाए। पहले तो उसने सोचा कि इन गेहूं के दानों को मैं भी संभाल कर रखूंगी, लेकिन न जाने क्यों यह बात उसके पसंद में नहीं आई, इसलिए वो और सोचने लगी और उसे एक उपाय भी सूझा। वो अपने महल के पिछवाड़े में चली गई जहां काफी सारी खाली जमीन थी। वहां जाकर उस जमीन को उसने ठीक करवाया और उस दानों को जमीन में बो दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि बाद में उससे अंकुर फूटे और एक सुंदर सी हरी भरी फसल भी, छोटी सी लेकिन वहां पर अच्छी लहराने लगी। अब उसका ख्याल रखा गया, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि खेती में किस प्रकार के काम होते हैं। सिर्फ अनाज अपने जमीन में डाल दिया तो इससे फसल नहीं उगेगी, उसकी देखभाल करना भी आवश्यक है। तो किसान कौन कौन से काम करते हैं, सबसे पहले तो वो जमीन को ठीक से तैयार करते हैं, उसके बाद में उसमें वो बीज बो देते हैं। बीज बोने से भी काम नहीं चलता, उसके बाद में उसको पानी से सींचना पड़ता है समय समय पर, और उनको खाद भी देनी पड़ती है और उसकी रक्षा भी करनी पड़ती है जैसे अन्य जानवरों से। और बाद में उसमें जब अनाज लगता है तब भी उसकी रक्षा करनी पड़ती है ताकि चिड़िया अगर उनको न खा जाए। तो इस प्रकार से काफी मशक्कत के बाद वो फसल बनती है। तो तीसरी राजकुमारी ने उतना ही ध्यान दिया उस फसल की तरफ, ऐसा नहीं कि दाने बो दिए और वो चलती बनी, बिल्कुल नहीं, उसने ध्यान दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि उसमें से ज्यादा अनाज उसको मिल गया। 100 दाने मान लीजिए कि मुट्ठी भर उसने बो दिए और उसको भी बहुत ज्यादा अनाज मिल गया। ज्यादा अनाज मिलने पर उसने क्या किया, उसने दोबारा उनको जमीन में बो दिया
और इस प्रकार से उसको और अधिक अनाज मिल गया। इसके बाद में उसने फिर से बो दिया। इस प्रकार का क्रम लगातार 5 साल चलता रहा और इसका नतीजा यह हो गया कि गेहूं के दाने बढ़ते ही गए। जो 100 थे तो आज लाखों दानों में वो परिवर्तित हो गए, बहुत ज्यादा अनाज उसके पास जमा हो गया। तो इस प्रकार से आप सोच सकते हैं कि चारों राजकुमारियों ने उन गेहूं के दानों का क्या किया। परीक्षा में आपको यह प्रश्न भी अवश्य आता है। एक कृति आपको पूछी जाएगी कि चारों राजकुमारियों ने गेहूं के दानों का क्या किया। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है संक्षेप में। जैसे बड़ी राजकुमारी ने गेहूं के दानों को खिड़की से बाहर फेंक दिया। दूसरी राजकुमारी ने गेहूं के दानों को चांदी की डिब्बे में बंद कर मखमल की थैली में डाला और फिर एक संदूक में सुरक्षित रखा। तीसरी राजकुमारी ने गेहूं के दानों को महल के पीछे वाली जमीन में बो दिया और चौथी राजकुमारी ने वे दाने भूनकर खा लिए। इस प्रकार से हर एक राजकुमारी ने उन दानों का कुछ न कुछ किया। तो यह एक परीक्षा है, यह उनको पता ही नहीं था। जैसे कई छात्र लापरवाह होते हैं, उनको अपने अध्ययन के प्रति कोई ज्यादा रुचि नहीं होती या वे ध्यान नहीं देते और इसी कारण से वह परीक्षा के मौके पर संकट में पड़ जाते हैं। कई सारे प्रश्न देखकर चक्कर आने लगती कि भाई ये प्रश्न कहाँ से आ गए। तो इस प्रकार सचेत रहना, जागरूक रहना आवश्यक होता है। जैसे ये तीसरी राजकुमारी है। अब परीक्षा के दिन भी आ गया। राजा ने चारों राजकुमारियों को अपने पास बुलाया 5 साल के बाद और अचानक उन्होंने पूछा कि 5 साल पहले मैंने आप लोगों को गेहूं के 100 दाने दिए थे, वे दाने अब कहाँ हैं? अभी राजकुमारियों ने सोचा भी नहीं होगा कि पिताजी को 5 साल पहले की एक मामूली सी बात इतनी याद रहेगी या उस घटना को वे इतना महत्व देंगे। और इसीलिए वे जो सोच थी उनकी पहली, उन्होंने ध्यान नहीं दिया या दानों को ठीक से संभाला नहीं, उसका क्या करना है इसके बारे में सोचा नहीं। इसका यही कारण है क्योंकि हम भी अपनी जिंदगी में कई बार ऐसा ही करते हैं। कई सारी चीजों को हम नजरअंदाज कर देते हैं और इसका नतीजा हमें बाद में भुगतना पड़ता है। अब सबसे बड़ी राजकुमारी थी, उसके दिमाग में आ गया दाने तो मैंने बाहर फेंक दिया, कहां से लाती? तो जल्दी से चली गई और भंडार में से एक मुट्ठी भर दाने उठाकर वो लेके आए और पिताजी को कहा कि पिताजी ये लीजिए वो दाने। तो राजा ने पूछा क्या हुए, यही दाने हैं जो मैंने 5 साल पहले तुम्हें दिए थे? राजकुमारी ने पहले तो हाँ कहा, लेकिन राजा एक अनुभवी व्यक्ति है, क्योंकि कहा जाता है कि जिस आदमी के बाल सफेद है उसके पास काफी अनुभव भी होता है और एक नजर में ही वो परख जाते हैं। तो दाने 5 साल पुराने हैं या दाने अभी ताजे हैं, ये राजा एक ही नजर में पहचान गए, क्योंकि अनुभव। दाने जब पुराने हो जाते तो उनके रंग बदल जाते हैं, उन्हें कई प्रकार का परिवर्तन हो जाता है। तो ये बात राजा भाप गए, इसे उन्होंने कड़क कर पूछा और फिर राजकुमारी को सच बोलना ही पड़ा। तो यहां पर आप देखिए बड़ी राजकुमारी के बारे में क्या हो गया, वो एक प्रकार से इस परीक्षा को फेल हो गई, नापास हो गई। क्यों? क्योंकि एक तो दाने उसने फेंक दिए, मतलब लापरवाही बरती। दूसरी बात, राजा के साथ झूठ भी बोला। तो ऐसा झूठ बोलने वाला व्यक्ति और संपत्ति को न संभालने वाला व्यक्ति क्या राज्य का उत्तराधिकारी बन सकता है? आप ही सोच लीजिए। अभी दूसरी राजकुमारी का नंबर आ गया। दूसरी राजकुमारी ने वो तो संभाल के रखी थी, उसको याद आ गया, हाँ मैंने तो एक संदूक में संभाल के रखी। मैं जल्दी से चली गई, संदूक में से मखमल की खोल में वो जो चांदी की डिब्बी थी वो लेके आई और दाने निकाल के राजा के हाथ में दे दिए और कहा कि पिताजी ये लीजिए दाने। दाने देखे पिताजी ने, राजा ने, वो तो सड़ गए थे। तो यहां पर क्या बात होगी, एक गुण राजकुमारी में है कि वह संपत्ति को सुरक्षित रखना जानती है, कि चीज को संभाल के रखना है, किसी प्रकार से 5 साल उसको रखना है। लेकिन ये करते समय उसने 5 साल तक उन दानों को वापस कभी देखा भी नहीं। उस बक्से में डालकर वो भूल गई, 5 साल के लिए बिल्कुल भूल गई। जब पिताजी ने पूछा तब याद आ गया कि इस बक्से में मैंने दाने रखे थे।
इसका नतीजा ये हुआ कि वह दाने बिल्कुल सड़ गए, खराब हो गए। अब वो दाने किसी काम के नहीं रहे, न वो उसे बेच सकती है, न उसे वो खा सकती है, न जमीन में उगा भी सकती है। मतलब चीज तो सुरक्षित है लेकिन किसी काम की नहीं। तो ध्यान में रखना जरूरी है कि कई सारी चीजें हमारे पास होती है लेकिन उनकी देखभाल भी अवश्य होती है। हर चीज की हम देखभाल करते हैं, अपनी खुद की करते हैं, हमारे शरीर की। अगर हमारे पास कोई पेन है, पेंसिल है या कोई चीज है, उसकी भी हम देखभाल करते हैं। या घर में आप देखिए, आपकी माँ रहेगी, घर की कई सारी खाने के पदार्थों को वे संभाल के रखती है और बीच बीच में उनको देखती भी है। जैसे अगर अनाज रखा उसने तो बीच बीच में देखेगी 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद कि उसमें कीड़े तो नहीं लग गए, खराब तो नहीं हो गए। क्यों देखभाल करना आवश्यक है। मान लीजिए कि गर्मी के मौसम में पापड़ बना के रखती है, अचार बनाती, वो किसी डिब्बे में भर के रखा जाता है, लेकिन बीच बीच में उनको देखा भी जाता है। राजकुमारी ने ऐसा नहीं किया, इसी कारण से दाने पूरे खराब हो गए। अब बारी आ गई तीसरी राजकुमारी की। तीसरी राजकुमारी ने कहा कि पिताजी, आज मैं आपको वो दाने नहीं दे सकती, नहीं लौटा सकती। इसके लिए कल मुझे मैं आपको एक जगह लेके चलती हूँ, फिर आपको दाने वहां मिल जाएंगे। अब चौथी राजकुमारी थी, वो तो बिल्कुल लापरवाह थी। उसने उसी लापरवाही से उत्तर दिया कि पिताजी, वो दाने मैंने भूनकर खा लिए। आप तो जानते ही हैं कि भुने दाने मुझे कितने पसंद है और इसीलिए मैं उसे खा गई। और आप भी पिताजी किन चक्करों में पड़ गए हैं, ये इन मामूली दानों का क्या महत्व है। इस प्रकार से वो अपने पिताजी को प्रति प्रश्न करती है। और राजा भी अचरज में पड़ जाते कि देखिए क्या लड़की है जिसको मैंने दाने दिए संभालने के लिए, उसने वो भूनकर खा लिए। अभी सिर्फ एक ही राजकुमारी से उनको उम्मीद थी। उम्मीद का अर्थ होता है आशा होना। वो है तीसरी राजकुमारी से, क्योंकि तीसरी राजकुमारी कल दानों के बारे में बताने वाली थी। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई और कहा कि चलिए पिताजी, मैं आपको दिखाती हूँ वे दाने कहाँ है। तो राजा रथ पर सवार हुए, रथ महल से बाहर निकला और खेतों की तरफ बढ़ चला। आगे लहराते हुए खेत लग गए, बहुत बड़े गेहूं के खेत। राजा ने तब राजकुमारी से पूछा कि अरे, तुमने आखिर ये दाने कहाँ रखे हैं और इन सिर्फ 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगाने वाली हो। लेकिन राजकुमारी ने कहा कि आप सब्र कीजिए। जल्दी राजा एक विशाल खेत के सामने पहुंच गए और तब राजकुमारी ने सारी घटना बता दी। उसने कहा कि पिताजी, आपने जो 100 दाने मुझे दिए थे, वो दाने मैंने खेत में बो दिए और आज वे बढ़कर इतने सारे हो गए। ये सारी फसल आप सामने देख रहे हैं। तो ये सुंदर सी फसल देखकर राजा बहुत ही प्रसन्न हो गए। अब यहाँ पर आप सोचिए कि तीसरी राजकुमारी ने कितनी सूझबूझ से उन 100 दानों को संभाला है। बिल्कुल संभाला नहीं, बल्कि उसने उनको बहुत बढ़ाया भी है। तीसरी राजकुमारी ने सूझबूझ के जरिए राजा का मन जीत लिया। अब आप ही मुझे बताइए कि राज्य का सही उत्तराधिकारी या सही वारिस कौन होगा। तीसरी राजकुमारी राज्य की उत्तराधिकारी बनी। राजा ने प्रेम से अपनी बेटी को गले लगाया और राज्य का उत्तराधिकारी भी घोषित किया। तो सोचने वाली बात है कि तीसरी राजकुमारी राज्य की उत्तराधिकारी क्यों बनी, कौन से गुण उसमें है जिसके कारण वह राज्य की वारिस बन सकी। तो सबसे पहला गुण है, हर काम को करने से पहले सोच विचार करें। क्योंकि भगवान ने हमें दिमाग दिया है इसीलिए कि आप काम करने से पहले सोचें। क्योंकि कई सारे लोग बिना सोचे समझे काम करते हैं और कई सारे लोग सिर्फ सोचते ही बैठते, काम कुछ करते ही नहीं। लेकिन तीसरी राजकुमारी ऐसी है कि उसने विचार किया कि इन दानों का हम सही इस्तेमाल क्या कर सकते हैं। तो उसने दानों को बो दिया, मतलब उसने अपनी संपत्ति को सुरक्षित भी रखा और उसमें वृद्धि की। मतलब उसकी संपत्ति घटी नहीं। 100 दानों का ऐसा नहीं कि उसके पास 50 ही रह गए, 10 ही रह गए, बिल्कुल नहीं, वो बढ़ते गए और बिल्कुल ताजा और सुरक्षित। अगर दूसरी राजकुमारी की तरफ वो भी दानों को संदूक में रखती है तो वो भी सड़ जाते, बिल्कुल खराब हो जाते। मतलब चीज तो है लेकिन किसी काम की नहीं रहेगी।
तो ऐसा नहीं, उसने बिल्कुल सोच विचार करके अपनी संपत्ति को बढ़ाया, मतलब ये भी गुण उसमें है। और उसने प्रकृति के नियम को समझा। प्रकृति का नियम क्या है कि अगर आप प्रकृति को कोई चीज देंगे, तो मान लीजिए कि खेतों में जैसे हम बीज बोते हैं, अगर कोई पेड़ लगाते हैं, जैसे मान लो कि आपने आम की गुठली बो दी, होती छोटी सी गुठली, लेकिन एक बार वो आप बोते हैं, कई साल लगते हैं आम का पेड़ उगने में, बड़ा होने में, लेकिन उसके जो फल मिलेंगे वो बहुत ज्यादा आपको होंगे और अगली 2-3 पीढ़ियों तक उस पेड़ के फल लोग खाते रहते हैं। तो इस प्रकार से दूरदृष्टि का गुण भी तीसरी राजकुमारी में है। उसने दूर की बात सोची। तो इन गुणों को मद्देनजर रखते हुए हमारे ध्यान में आ जाता है कि वही एक सच्ची वारिस है जो इस राज्य को ठीक से संभाल सकती है। वह प्रजा का हित देख सकती है, राज्य की संपत्ति का बिल्कुल सही तरीके से ख्याल भी रख सकती है और राज्य को ठीक से चला भी सकती है। तो इस प्रकार से राजा ने अपनी चतुराई से राज्य का वारिस ढूंढ लिया और तीसरी राजकुमारी ने अपनी सूझबूझ और अपनी मेहनत के जरिए यह साबित करके दिखाया कि वही राज्य की सही उत्तराधिकारी या वारिस है। तो कहानी आपके समझ में आ गई होगी। कहानी से बहुत ही सुंदर संदेश हमें मिला, वो भी आप समझ ही गए होंगे। अभी हम कहानी से जो नए शब्द सीखे हैं यहाँ पर उनको एक बार दोहराते हैं। पहला शब्द है तनिक, जिसका अर्थ होता है थोड़ा। दूसरा है मकसद, मतलब उद्देश्य। अभी खोल एक शब्द है जिसका अर्थ होता है आवरण। किसी चीज को आवरण लगाते हैं। मान लीजिए कि मैं उदाहरण आपको देता हूँ, घर में हम तकिया होता है हमारे पास जो सोने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उस तकिए को भी हम कई बार ऊपर से कवर लगाते हैं, मतलब एक आवरण लगाते हैं, जिसको खोल भी कहा जाता है। उम्मीद शब्द का अर्थ होता है आशा और उत्तराधिकारी मतलब वारिस। जो पाठ हमारा है उसका नाम ही है उत्तराधिकारी अर्थात वारिस। तो ये नए शब्द हैं, इनको आप अपनी कॉपी में सुंदर अक्षरों में जरूर लिखिए। अब देखिए 2 मुहावरे भी इस कहानी में आए हैं। पहला मुहावरा है चक्कर में पड़ जाना, जिसका अर्थ होता है दुविधा में पड़ना। कई बार मनुष्य के जीवन में ऐसे जटिल प्रश्न आते हैं या प्रसंग आते हैं जिसमें मनुष्य दुविधा में पड़ जाता है। दूसरा मुहावरा है गले लगाना, जिसका अर्थ होता है प्रेम से मिलना। अब आइए देखते हैं स्वाध्याय। प्रश्न पहला, सूचना के अनुसार कृतियां करो। उसमें कृति है गेहूं के दानों का चारों बहनों ने किया। अब आप जानते हैं कि चारों बहनों ने गेहूं के दानों का क्या किया, वे आपको इस कृति में लिखना है। दूसरा प्रश्न रहेगा उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखो। इसमें वाक्य आपको पूछे जाएंगे, जैसे सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई, रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने रुक गया, राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा, और चौथा वाक्य अंत में उसे एक उपाय सूझा। तो इन वाक्यों को आपको कहानी के क्रम के अनुसार लगाना है। प्रश्न तीसरा है सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। यहाँ पर हर वाक्य के लिए 3 विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें से सही विकल्प लिखकर वाक्य आपको फिर से लिखना है। चौथा प्रश्न है परिणाम लिखो, जैसे गेहूं के दानों को बोने का परिणाम। तो इस प्रकार से जो विधान आपको पूछा जाएगा उसके परिणाम आपको लिखने हैं। तो छात्रों, इन प्रश्नों के उत्तर आप जरूर लिखिए, लेकिन इसके लिए पाठ ध्यानपूर्वक पढ़ना अत्यंत आवश्यक है, तभी आप प्रश्नों के उत्तर सही तरीके से लिख सकते हैं। छात्रों, मैं आशा करता हूं कि वारिस कौन यह कहानी आपके समझ में आ गई होगी। अगर इसके संबंध में आपके मन में आशंका है तो इसके लिए कहानी बार बार पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। कहानी ठीक से पढ़ने के लिए आप इसका मुखर वाचन कीजिए। कहानी में जो संवाद दिए गए हैं इन संवादों को पढ़िए, या हो सके तो इसका नाट्यकरण कीजिए ताकि कहानी और अच्छे तरीके से आप समझ सके।
स्वयं अध्ययन के लिए बीरबल की बौद्धिक चतुराई की कहानी के मुद्दों का फोल्डर बनाकर अपने पास रखिए।